हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जय हिंद। हेलो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं सभी लोगों को? एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? ओके ओके। तो बेटा, आज के इस सेशन के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम लोग पी वाई क्यू एस लगाएंगे। सारे पी वाई क्यू एस नहीं है, कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चन की, या फिर उनको हम एक टर्म देते हैं, इट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल क्वेश्चन, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लगाएंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आई थिंक जितना मुझे पता, हमारा एक टॉपिक छूट गया था। क्या टॉपिक था? दैट इज दी सुनामी। मैं आप लोगों को बताया था कि सुनामी मैं आपको किसी दिन करवा दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को सुनामी के रिगार्डिंग भी चीजें बताऊंगा। सुनामी जब आती है तब क्या होता है, किस तरह के फिनोमिना हमें एक्चुअल में देखने को मिलते हैं जब सुनामी आती है, किस तरह से वो इंपैक्ट करती है, वो किस तरह का एक डिजास्टर है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। उसे कंप्लीट करने के बाद हम कई सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। और आप लोगों के डाउट, जैसा कि मैंने देखा था ओशियन करंट्स, किसी का डाउट था, आई एम ओके विद दैट, मैं ओशन करंट्स बता दूंगा। दूसरा, टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आई थिंक सो दैट। तो टाइम जोन से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो करें शुरू। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का भी एक बच गया है, ठीक है। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, गौरी नंदा आज सुनामी को हम डीप में ही जान लेंगे कि क्या होता है, क्या फिनोमिना होता है। ठीक है, सभी लोग रेडी हो? शुरू करें। कोई बात नहीं, हम बेसिकली ऐसे सारी टर्म्स को जान लेंगे कि आप कुछ भी गलत करके नहीं आओगे। हाँ, धारवाड़ के बारे में बता दूंगा। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। करें शुरू? चलो, ओके। ठीक है, तो याद रखना, ये जो पीवाई क्यू एस है, दिस इज फॉर, ये जो पीवाई क्यू एस है हमारे, दिस विल हेवीली एफकेट में आपकी मदद करेंगे, सीएपीएफ में, एंड ऑब्वियसली टीडीएस। यहां पर ये पीवाईक्यूएस हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कोशिश करना आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करने की। एक डाउट था हमारे मन में कि सर एल नीनो क्या होता है, लानीनो क्या होता है, और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एल नीनो लानीना तो मैं आपको बता दिया, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एल नीनो। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2 बताना उससे रिलेटेड। एल नीनो इज अ टेम्परेचर राइजिंग फिनोमिना ओवर द पैसिफिक ओशन एंड यूजुअली कॉज ड्राई मॉनसून इन साउथ एशिया। एल नीनो जब आता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर ड्राइनेस ला देता है, मतलब ड्राउट कंडीशन जनरेट कर देता है, या फिर फ्लड कंडीशन जनरेट करता है पेरुवियन कोस्ट पर। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है सुनामी आर यूजुअली नॉट नोटिस्ड एज मासिव ओशन वेव मूव साइलेंटली बट अज्यूम डिस्ट्रक्टिव फ्रॉम एज दिस ट्रेवल इन दिस वेव ट्रेवल इन अ शेलो वाटर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो सुनामी होती है उनको गहरे समंदर में हम नहीं जान पाते ज्यादा, बट जब वो किनारे पर आती है, आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर आती है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, इसको हम पोल में देखते हैं। आप लोग आराम से इसका आंसर सोच करके दो। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे आप लोगों का परसेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी, कि आप कहां तक जा सकते हो, क्योंकि वो मैटर करेगा। और इसी आप परसेंट में इसका पोल में आंसर दोगे ना, तब तक मैं ये जमा लूंगा पोडियम। हम्म, अभिनव, मुकेश, अक्षत, प्रिया। ठीक है ठीक है, आप लोग आंसर तो दे रहे हो, बट लेट्स सी करेक्ट आंसर क्या है इसका।
पोल हटाऊं क्या अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो? ये लो नीचे कर देता हूं। ठीक है। क्या हुआ यार ये? अरे यार, लगभग सभी लोगों ने गलत आंसर दिया था। मैंने अज्यूम कर लिया था कि आप लोगों ने गलत आंसर दिया था। आंसर इज बी। मतलब जब एल्निनो की कंडीशन होती है, एल्निनो की कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर राइजिंग फिनोमिना ओवर दी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है। मैंने आपको बता दिया था, या तो ईस्ट पैसिफिक में होगा या वो वेस्ट पैसिफिक में होगा। तो पहला तो ये हो गया, यूजुअली कोस ड्राई मॉनसून इन साउथ एशिया। जब एल नीनो, आई एम टॉकिंग अबाउट एल नीनो नॉट लानीना, तो जब एल नीनो की बात होती है तब हमारा जो मॉनसून है ना इंडिया के अंदर जो आता है, एक्चुअल में साउथ एशिया, फिर साउथ जो क्या बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसके अंदर एल नीनो की वजह से हमारा मॉनसून जो होता वीक पड़ जाता। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सुनामी आर यूजुअली नॉट नोटिस्ड एज मासिव वेव ऑफ ओशन। हमें पता है सुनामी जो बड़ी बड़ी वेव होती है ओशन की, बट वो डीप सी के अंदर हम एग्जामाइन नहीं कर पाते। उनको कहां एग्जामाइन कर पाते हैं हम? उनका डिस्ट्रक्शन जब वो शेलो वाटर के अंदर एंटर करती है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। बट क्या एल्निनो का किसी भी तरह से कोरिलेशन है, मतलब सुनामी का किसी तरह से कोरिलेशन है एल्निनो के साथ? क्या मैंने ऐसा कभी भी आपको बताया? नहीं बताया। स्टेटमेंट दोनों सही है, बट स्टेटमेंट नंबर बी स्टेटमेंट नंबर वन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और आप सभी लोग ए आंसर टिक कर रहा था, कोई सी आंसर टिक कर रहा था। तो बी यानी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बट स्टेटमेंट नंबर टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन। यानी दो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके चलते बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं। सुनामी जो होती है ना बेटा, यह है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये समुद्र है। ध्यान से सुन लेना, इसको गलत मत करना। सुनामी जो होती है ना, सुनामी होती है लार्ज वेवलेंथ की सीरीज वेव्स जो समुद्र के अंदर आती है, जैसे ऐसे। है ना? यहां पर आप लोग हो। क्या होता है जब सुनामी आती है गहरे समुद्र में, तो इस तरह से समुद्र के नीचे से पूरा का पूरा खाली है, पानी भरा है, बस जमीन तो है नहीं। तो वहां तो आराम से वो ट्रेवल कर लेती है ऐसे। बट जैसे वो किनारे के पास पहुंचती है, इसे क्या हम बोलेंगे? शेलो वाटर। जैसे ही सुनामी शेलो वाटर की तरफ पहुंचती है तो वेवलेंथ उसको नीचे नहीं जाने देती। वेव ऐसे जाएगी ना नीचे की तरफ। सपोज करो ये ऐसे सुनामी बह रही है ना, आगे बढ़ रही है। बट जब सुनामी नीचे ना जा पाए तो क्या करेगी? ऊपर अपना हाइट बढ़ा लेगी। तो इसलिए सुनामी जब नीचे नहीं जा पाती तो अपर साइड अपनी हाइट इंक्रीज कर लेती शेलो वाटर की तरफ। इसीलिए आपको किनारे पर सुनामी उठी हुई नजर आएगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसे इलाके होते हैं ना जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती ही नहीं है, काफी गहरी होती है, वहां पर सुनामी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ये एकदम से आपका कोस्ट है तो सुनामी हमको ऐसे आने की आदत है। फिर जैसे वो कोस्ट पर पहुंची तो पहला वो इतनी साइज के साथ आगे बढ़ेगी। मेरी बात कुछ समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूं? आप लोग ओशनोग्राफी भी पढ़ चुके हैं, जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन हमने जान लिया। उसके अलावा हम जियोमॉर्फोलॉजी में सुनामी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो जब सुनामी शेलो वाटर में पहुंचती है ना, तभी अपनी हाइट इंक्रीज करती। कभी भी वो डीप वाटर में ज्यादा फील नहीं होगी। गहरे समंदर के अंदर चलने वाले जहाज को सुनामी मेजरली फील नहीं होगी। वो कहां होगी? जब वो किनारे के पास जाएगी। सभी लोगों को क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट नंबर टू भी सही है। बट इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्लीज गलत करके मत आना। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा। मतलब थोड़ा ऊपर से हो गया, मुंबई डूब, मतलब थोड़ा और ऊपर हो जाएगा तो मुंबई डूब जाए। देखो कुछ भी डूब जाएगा अगर हाइट उसने गेन की तो। और वो हाइट गेन करेगा जब वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास आएगा। ये हम सभी जानते हैं इस बात को।
तो यहां पर बी विल बिकम द राइट आंसर। सुनामी के बारे में जान लेते हैं। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जैपनीज वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है हार्बर वेव, वो वेव जो कि किनारे की तरफ आती है। तो सुनामी इज ए जैपनीज वर्ड। पहला ही क्वेश्चन आपने सीडीएस ने पूछा है। एक्चुअल में क्या होता है, वो देते हैं सुनामी वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिखा गया। अब हमारे सामने ऑप्शन दे दिया ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश और तीसरा आपका क्या बोलते हैं इसको, जापान। तो मुश्किल से कोई बच्चा होता है जो जापान की तरफ जाता अगर उसने नहीं पढ़ा है तो। क्यों? वो किसको टिक करता, ग्रीक को या लैटिन को? लैटिन जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका, ग्रीक जो कि परमानेंटली पहले टाइम से चलती आ रही है। तो हमेशा हर लैंग्वेज में हमने ग्रीक से ही किया। पीडोजेनेसिस, लेटेराइट, ये ग्रीक वर्ड है ये सब। तो क्या करते हैं हम, उस पर टिक कर देते हैं, किस पे, ग्रीक के ऊपर। तो जब ग्रीक के ऊपर टिक करेंगे आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। तो जैपनीज वर्ड है सुनामी, एक जैपनीज वर्ड है जिसमें किनारे के पास वेव्स आती। इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग ओशन वेव विथ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। सुनामी किस वेवलेंथ की होती है? तो लॉन्ग वेवलेंथ की सुनामी होती, जनरेटेड बाय द डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड प्राइमरीली विथ अर्थक्वेक। ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि सुनामी को हम कभी ना कभी जियोमॉर्फिक डिजास्टर की कैटेगरी में भी रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट सुनामी कम्स अंडर द एक्वेटिक डिजास्टर। तो जियोमॉर्फिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, मतलब एक टेरेस्ट्रियल हो जाता है, एक एक्वेटिक हो जाता है, एक मेट्रोलॉजिकल हो जाता है, एक बायोटिक हो जाता है। दीज आर सम टाइप ऑफ डिजास्टर जो मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा। बट अगर टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है मतलब कहीं ना कहीं उसका जमीन से और भूगर्भिक प्रोसेसेस से ताल्लुकात है। भूगर्भिक जो धरती के अंदर से जन्म ले। अब धरती के अंदर से किसने जन्म लिया? अर्थक्वेक ने। अगर भूकंप समुद्र के अंदर आया तो समुद्र के अंदर आया भूकंप शांत समुद्र के पानी को अशांत कर देगा और अशांत पानी तेजी से आपके किनारे की तरफ बढ़ेगा और वो सुनामी का रूप ले लेगा। कैसे प्रोसेस होगी आगे जानेंगे। ये वाला याद रखना, प्राइमरीली विद अर्थक्वेक ओकरिंग बिलो और नियर दी ओशन फ्लोर। वो अर्थक्वेक जो कि आपके समुद्र की सतह और समुद्र की सतह के नजदीक किसी पॉइंट से जन्म लेता है। फोकस उसका वहां बनता एपिसेंटर। अब देखो, जैसे किसी जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से समुद्र का पानी हिलने लगा। आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आप इसको समझना कि ये किनारा है ना। आप गए मस्त घूमने के लिए, आप मस्त किनारे के पास घूमने के लिए बैठे हो, दोनों आप और आपके मित्र, आपकी मित्र और मित्र जो है वो दोनों आप किनारे पर बैठे हो मस्त, हाथों में हाथ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक तरफ आसमान से सूरज समुद्र के अंदर ढलता हुआ दिखाई दे रहा। आधा सूरज है, मतलब आधा जमीन के समुद्र के ऊपर है और आधा समुद्र में ढलता हुआ दिखाई दे रहा। मस्त नजारा है, देख रहे हो, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, उस मोमेंट को फील कर रहे हो, है ना। दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम उस वक्त। आप मस्त ख्वाब सजाए हुए हो, आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसा हमारा मोमेंट होगा। उसी टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चल रही समुद्र की तरफ से जो उस मोमेंट को और एग्जेजरेट कर रही है। अब एकदम से क्या होता है, समुद्र का पानी पीछे जाने लगता है। जब समुद्र का पानी पीछे जाने लगता है तो हमारा हाथ तो हाथ में है और साथ में हम बैठे हुए, तो आपको ऐसा लगता है हमारे प्रेम में इतनी ताकत है कि समुद्र ने भी हमारा स्वागत कर दिया। बड़ी खुशी की बात होती है कि एक्चुअल में समुद्र का पानी यहां तक था बट समुद्र का पानी पीछे रिट्रीट कर रहा है। हम यहां से बैठ करके उस जाते हुए समुद्र के पानी को देख रहे हैं। वाओ, क्या नजारा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ए प्लीजेंट क्लाइमेट एज वेल एज लैंडफॉर्म फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अस। आप आराम से उसको देख रहे हो। अब हमारा तो इरादा नेक था। अब जैसे ही समुद्र पीछे गया पानी, हमें पता है कि बीच में जैसे ही समुद्र में अर्थक्वेक आया था तो बीच समुद्र में बल्ज बन गया था। अब इस बल्ज के चलते किनारे से पानी पीछे की तरफ रिट्रीट हुआ, तभी तो बीच में बल्ज बना। अब एकदम से जैसे बल्ज की एनर्जी रिलीज होती है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो तेजी से आगे बढ़ता है। फिर आप, आपके साथी, आप दोनों का हाथों में हाथ और वो प्यारे प्यारे ख्वाब सब पानी के अंदर डूब जाते जब वो रिट्रीट करता है। तो याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज इन योर लाइफ whenever you are sitting in front of ocean, sea, bay, gulf, bight, कहीं भी आप समुद्र के किनारे पर, बड़ी वाटर बॉडी के किनारे पर हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, इट मींस यू शुड हैव टू लीव द प्लेस। आपको फटाक से वो प्लेस खाली करना होगी। आप इंतजार नहीं कर सकते कि आपके प्यार की ताकत की वजह से समुद्र का पानी पीछे गया, नहीं, वो पीछे आ रहा है सब कुछ खत्म करने के लिए। तो समझ में आ गया सुनामी का एक क्या बोलते हैं मैकेनिज्म, कि बीच समुद्र में बनेगा बल्ज, वो बल्ज का पानी फिर तेजी से जाएगा। पहला ये हो सकता है अर्थक्वेक के कारण, दूसरा हो सकता है समुद्र के गहरे पानी में एकदम से जमीन का टुकड़ा गिर जाए
या फिर सबमरीन लैंडस्लाइड हो जाए, समुद्र के अंदर ही टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाए और समुद्र के पानी को हिलोर जैसा वो शेक कर दे। दूसरा, सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन, समुद्र के अंदर ही ज्वालामुखी फट जाए, वो ज्वालामुखी के प्रेशर की वजह से बीच से पानी उठ जाए, किनारे से घट गया, फिर रिफ्लेक्ट मारा। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा लार्ज मेटेओराइटिक इंपैक्ट, अगर बड़ा सा मेटेओराइट उल्का पिंड अगर धरती पर गिर गया, उस वजह से भी आपको सुनामी देखने को मिलेगी। तो सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टरस इवेंट जो कि ओशन कोस्टल इलाके के अंदर आता है और लोगों को परेशान करता है। रिसेंटली हम लोगों ने बात किया था, एक अर्थक्वेक आया था जापान के अंदर। जब अर्थक्वेक जापान के अंदर आया था तो नदियों का पानी भी ऐसे हिल रहा था जैसे उसे कोई वाइब्रेट करवा रहा हो, इस तरह से। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया वाइब्रेशन की कंडीशन में था, और बस इट विल लीड्स टू सुनामी। अब जब सुनामी आ जाती है तो आपके बड़े बड़े जहाज रोड के बीच चौराहे पर आकर के रखा जाता है, कई सारे फोटोग्राफ्स हैं ऐसे। उस सुनामी के अंदर कई करोड़ टन के जहाज को उठा के यहां रखने की ताकत है, तो आप तो 40 किलो 50 किलो या फिर 80 किलो तक के इंसान हो, तो क्या होगा आपका, है ना? इट इज जस्ट लाइक कि हमने बाल्टी भर के पानी ढोल दिया और कमरे के अंदर कई सारी चींटियां चल रही थी, सब बह गई। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? सुनामी की प्रोसेस समझ में आ गई? जल्दी बताओ, 100% क्लियर हुआ सुनामी? हाँ, टर्की में भी आया था, बट टर्की में इस तरह की कंडीशन नहीं है कि वहां सुनामी आ जाए। बिल्कुल 2004 में सुनामी आई थी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? कोई डाउट नहीं है? 100% सुनामी समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब सुनामी आती है? जब सुनामी आती है तो उसका परिणाम यह होता है कि फिशरमैन, मतलब मछुआरों जो समुद्र के किनारे पर ही जिनका घर होता वहीं पर रहते, वो खत्म हो जाते बेचारे, पहली चीज तो। दूसरा, कोरल रीफ्स जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं एकदम एंड हो जाते हैं। तीसरा, फ्लोरा एंड फ्योना, मतलब पेड़ और जानवर जो भी समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, हेलोफाइटिक इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं खारे पानी में, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब सुनामी आती है। इट मे टेक्स अ ईयर टू कोरल टू बिकम अगेन हेल्दी, पूरा साल का साल ले लेता है एक सुनामी का झटका उन कोरल्स को फिर से रीबिल्ड होने के लिए। इट अपरूटेड द रूट्स ऑफ मैनग्रूव्स, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना मेरे सामने, ये पेड़ सबसे पहले अपने जीवन का अंत करते हैं जब सुनामी आती है। ये पहले अपना जीवन देते हैं सुनामी को, ये पूरा का पूरा सुनामी को रोकने के लिए लग जाते हैं कि कैसे ही करके हमारी धरती पर जो लोग रह रहे हैं, मैनकाइंड जो है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ना खुद से ही इसको पहले हमें खत्म कर दो। तो जिन पेड़ों को हम भी काट देते हैं, वो पेड़ खुद कट जाते हैं आपके लिए, अपना बलिदान दे देते हैं। तो एक अकेला सोल्जर ही नहीं है जो आपकी रक्षा करता है, यहां पर कई सारे कुदरत के ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी रक्षा करते हैं, जिनको आप मारते हो, जिनको आप खत्म करते हो। नाना प्रकार के तरीके हैं आपको आपके पास उनको खत्म करने के लिए, पर फिर भी अपनी जान गंवा देते हैं आपकी जान बचाने के लिए। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट नेचर, ऑलवेज प्रोटेक्ट देम, ऑलवेज कंजर्व देम, और ट्राई टू रिहेब देम, और एफोरेस्टेशन। समझ में आ गया? 2004, यशराज। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 से देखो। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के बारे में आप क्या जानते हो? सेंटर में हाई प्रेशर है। एंटी साइक्लोन विच इज हाई प्रेशर विंड सिस्टम डज नॉट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर कंडीशन। ठीक है, जो एंटी साइक्लोन होता है उसके अंदर वेदर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि एंटी साइक्लोन इज हाई प्रेशर कंडीशन। एंटी साइक्लोन जो है वो हाई प्रेशर कंडीशन है, वो लो प्रेशर कंडीशन होती है जहां वेदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, जैसे साइक्लोन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच इज मोर अफेक्टेड बाय सुनामी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो सुनामी आज तक आई है जिसने इंपैक्ट किया है, वो इंडिया के आइलैंड अंडमान एंड निकोबार को और इंडिया के पूर्वी तट, यानी आपके जो नॉर्दर्न सरकार है ना, कोरोमंडल कोस्ट, इनको इंपैक्ट किया। इवन इंडिया का अर्ली वार्निंग सुनामी सेंटर भी हैदराबाद में लगा हुआ है, जो कि ईस्ट कोस्ट पर आता है। ठीक है, चलो, तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया। दूसरा, द आउटवर्ड, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जाना, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर सेंटर कीप्स लिमिटेड स्कोप ऑफ वेदर डिस्टर्बेंस। ये एक कारण होता है कि वेदर में ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है और क्या कहानी है, बताइए इसका आंसर। चल क्यों नहीं रहा?
एक मिनट ना। ओके ओके ओके। हाँ, सही आंसर करने की कोशिश करना। वो जो था वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, लास्ट क्वेश्चन का पोल था। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग कोशिश करना कि सभी लोग सही आंसर दो। पोल इज अबाउट टू एंड एंड लेट्स सी ए विल बिकम द राइट आंसर। 74.78% बच्चों ने सही जवाब दिया। लीडर है अक्षत, राहुल, विवेक, मुस्कान एंड भूपेंद्र। वेरी गुड बेटा। ओके, कहां से कट गया ये? एकदम सही। स्टेटमेंट नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल ट्रू। दोनों स्टेटमेंट आप ट्रू आपके सही है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर बेटा हाई प्रेशर सिस्टम बन जाए तो वहां से विंड बाहर की तरफ जाएगी, ना कि विंड वहां अंदर की तरफ आएगी। और जब बाहर की तरफ जाएगी तो वहां पर वेदर स्टेबल कंडीशन बनेगी, यानी वेदर के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ना कि डिसस्टेबल कंडीशन होगी। सो ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म्स अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि मिरर इमेज बनाता है एक दूसरे की? एक ऐसा है तो दूसरा वैसा है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएगा। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? आराम से आंसर कीजिए। मिरर इमेज कौन किसकी बनाता है? यह क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले भी करा चुका हूं। कौन किसकी मिरर इमेज बनाता है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो कैसे रिपीटेशन होता है। ये क्वेश्चन है सीडीएस 2011 का, और ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया था। मतलब सीडीएस में जो 2011 में पूछ करके छोड़ दिया गया, उसी क्वेश्चन को एनडीए ने 11 साल बाद 2022 में पूछा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनडीए ने पहले पूछ लिए, सीडीएस ने बाद में पूछे। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे इसे पूछे जाएंगे। क्लियर हुआ? लेट्स सी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, है ना। 71% बच्चों ने सही जवाब दिया। अक्षत, योगेश, भूपेंद्र, सिद्धार्थ एंड अनूप। वेरी गुड। चलो, तो अफ्रीका और एक साउथ अमेरिका, ये दो ऐसे कॉन्टिनेंट है जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। अगर आप चेक करना कि साउथ अमेरिका को मिरर के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे अफ्रीका आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा है। सो सी विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। 1 डिग्री जो लेटीट्यूड होती है, जैसे ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का गैप होता है? तो इट इज ऑफ 111 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है। देयरफॉर सी विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज नहीं करती है? महानदी, कावेरी, सीताप्ती और डी गोदावरी। कुछ नदियां हैं जो अपना वाटर इधर से उधर डिस्चार्ज करती है, उसका आंसर हमें देना है। कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं? रिवर्स वाले में काफी ज्यादा बच्चे ने मुझे आज बताया था कि सर रिवर्स में डाउट है। ऐसा क्या? पहले तो मैं कुर्सी को ऐसा करता हूं जहां से क्वेश्चन क्लियरली पढ़ते बने। यहां पे सही रहेगा। रिवर्स में आप लोग को डाउट है?
हमने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना तो डाउट्स आपके सोल्व आउट हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सी विल बिकम द राइट आंसर। 81% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। मेहुल, राहुल, आशु, योगेश एंड भूपेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन। ताप्ती नदी, अब मैं आप लोगों को रिवर्स के बारे में एक हल्का सा, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं शानु दीक्षित, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। अगर भारत वर्ड जुड़ गया तो आंसर कावेरी हो जाएगा। सिंपली अगर आपसे दक्षिण गंगा पूछा गया तो गोदावरी आंसर होगा। अब जरा सा इधर देखना मेरे साथ साथ, ये एफकेट के लिए है ना, जो मैं करवा रहा हूं अभी। ये है रिवर्स के बारे में। पहली चीज तो ये जान लो, इस वाले पेनिनसुला को हम बोलते हैं कच्छ का पेनिनसुला, इस वाले पेनिनसुला को हम बोलते हैं काठियावाड़ का पेनिनसुला। अगर आपसे पूछ लिए गए कि सदर्न पेनिनसुला ऑफ गुजरात, तो आंसर विल बी काठियावाड़। नॉर्दर्न पेनिनसुला ऑफ गुजरात, आंसर विल बी कच्छ। ओके, अब यहां पर हम क्या मेंशन करते हैं, नदियों को। अब यहां से एक नदी निकली जिसका नाम है नर्मदा। कहां से निकली, अमरकंटक। ये इस तरह से आपके सरफेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, ताप्ती नदी कहां, पहली चीज तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एफकेट ने, कौन सा नदी, कौन सी नदी के किनारे सूरत बना हुआ है, तो सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती। ठीक है, सूरज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती, ये याद रखना। तो सूरत जो है वो ताप्ती के किनारे, बट निकलती कहां से ताप्ती, मुल्ताई बैतुल से। ये ताप्ती के रिगार्डिंग हो गया। फिर यहां पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर बना रहा हूं, महानदी। महानदी है ना, कहां से निकलती है, दंडकारण्य। और इसके ऊपर सबसे लंबा डैम बना है देश का, ये आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा। इस डैम का नाम क्या है आपका, तो हीराकुंड। ठीक बेट, ठीक बेटा। अगला, यहां पर से आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर निकली गोदावरी, किस नाम से जानी जाती है, दक्षिण गंगा। और दूसरा, वृद्ध गंगा। वृद्ध मतलब क्योंकि उसकी एज कंपेरेटिवली ज्यादा, तो उसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते। ये हो गया, कहां से निकलती जरा बताना, तो त्रयंबकेश्वर। कहां से निकलती है, त्रयंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाएगा कृष्णा नदी। क्या नाम लिखे, कृष्णा नदी। इट इज सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सी, फर्स्ट, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट तो गोदावरी, सेकंड लार्जेस्ट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसके ऊपर डैम कौन सा बना हुआ है, अलमाटी, है ना, नागार्जुन सागर। लिख लो यार इनको साथ साथ मेरे, ये एक एक क्वेश्चन आप लोगों से वो रख रहा है कल की परीक्षा के अंदर आने के लिए। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। गांव का नाम जोर। ठीक, फिर ये यहां से निकाल दो आप, कावेरी। डैम का नाम कौन सा, कृष्णा राजा सागर। ठीक, फिर मिटूर। ये दो डैम हो गए यहां पर। निकलती कहां से, तो ब्रह्मगिरी, ताल कावेरी।
अब बताओ मुझे, नदियों में क्या अभी भी डाउट है आप लोग को? अब जो इनके ओरिजिन है, इन सारे ओरिजिन को मैं पिंक कलर से वो कर देता हूं। त्र्यंबकेश्वर, मुल्ताई, अमरकंटक, दंडकारण्य, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, तालकावेरी। शिवम, शिवम चौहान बेटा, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका, कोडाओ। इतना क्या ये आपको एक मैप समझ में आ रहा है? मुझे बताओ यार जल्दी से। ये कल के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर आपका कल का वो हो तो। बेसिक से क्वेश्चन सीडीएस के तो मैं करवा ही रहा हूं, पर ये बता रहा हूं साथ में। हाँ, डेम तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ मिटूर है। कृष्णा राजा सागर कर्नाटका में। इज इट हेल्पफुल टू यू? अगर हेल्पफुल हो तो ही मैं कराऊं, वरना क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम स्पीड से। बट मेरा ऐसा मानना है हमारे पास क्वेश्चन के लिए टाइम है, हम करते ही चलेंगे क्वेश्चन। शाम वाली क्लास में भी तो मैं करवाऊंगा ना आपको क्वेश्चन। सर निकोबार आइलैंड भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और निकोबार लिटिल करवा देंगे वो भी। ठीक है। अब इसी तरह के रो नक्शे आप लोग बना लो। बस मेरी इतनी सी बात याद रखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कितना प्यारा बनाया है। ये मैंने ऐसा बना दिया क्योंकि आपको समझ में आ गया। पता क्यों आप लोग इसको जल्दी समझ गए? क्योंकि मैंने आपको ये मेजर नक्शे में भी बताया, तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, इतना करा दिया। अब आप लोग चाहो तो आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी नेवर गेट वर्टिकल रेज ऑफ सन ऑल थ्रू द ईयर? कौन सी ऐसी सिटी है भारत की जहां पर सूरज की रोशनी पूरे साल वर्टिकल कभी नहीं गिरती? कौन सा ऐसा शहर है जहां सूरज की रोशनी वर्टिकल कभी नहीं गिरती? चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता एंड श्रीनगर। कॉन्सेप्ट आप लोगों के हाथ में है। मैं चाहता हूं गलती करो, मैं चाहता हूं कि आप लोग मिस्टेक करें। अगर आपने मिस्टेक करी तो मैं उसे सही करवा दूंगा यहीं पर। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो 87.2% बच्चों ने जैसे सही जवाब दिया, इसमें जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया। राहुल, अक्षत, भूपेंद्र, प्रियंका एंड मनोज, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्रीनगर वो जगह है जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। मैंने क्या बोल दिया? सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही परपेंडिकुलर जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे नहीं जाएगी। अब चेन्नई यहां आ गया, कलकत्ता यहां आ गया आपका, है ना, फिर उसके बाद मुंबई यहां आ गया, बट श्रीनगर यहां गया। समझ में आ गया? तो ये ऐसी कंडीशन है, देयरफॉर डी विल बिकम द राइट आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन राइज ऑफ टेम्परेचर में बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अब ये इन्वायरमेंट का भी है, ये ज्योग्राफी का भी है, और ये नक्शे की समझ का भी है। क्या इसका आंसर होगा? क्लाइमेट चेंज हो रहा जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा जिसकी वजह से कई सारे एरिया डूब में आ रहे, कई सारी जगह पर अच्छी कंडीशन भी बन रही। तो कौन सी जगह है जहां पर इस तरह की चीज होती है? तो
साउथ अफ्रीका, ईस्ट इंडीज आइलैंड्स कंप्राइजेस ऑफ जावा, सुमात्रा एंड बोर्निया, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जहां एल नीनो ला नीना आता है, फिर रशिया एंड नॉर्थ यूरोप। बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी जो मैंने बोल दिया ना जरा सा, जहां एल नीनो ला नीना आता, आधे लोग वहां टिक कर देते हैं। बहुत सोच के आंसर दोगे ना, बहुत फायदा होगा। अगर जैसे मेहुल है, कविता है, खुशी है, विनिमेश है, अभिषेक है, आप लोग जो डी आंसर दे रहे हो ना यहां पर, अगर इस तरह का आप लोगों का माइंडसेट बन चुका है तो आई एम मतलब श्योरली मैं आप लोगों को लेकर के कॉन्फिडेंट हूं कि आप एग्जाम निकाल दोगे। पहली चीज तो। दूसरी चीज कि आप उसी तर्ज पर पढ़ रहे हो जिस तर्ज पर मैं चाहता था कि आप पढ़ो, क्योंकि ये ना कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर आप इस लेवल तक सोच पा रहे हो ना तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। समझ रहे हो? लेट्स सी, डी विल बिकम द राइट आंसर। 67.72%, चलो 40% बच्चों ने, 30% ने गलत जवाब दिया। देखते हैं राहुल, शिवम, अक्षत, मेहुल एंड सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, आप लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनने गलत दिया उनके माफी माफी, ऐसा मत समझना आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। आप यू आर अ ग्रेट पीपल, गुड पीपल, आप लोग सही आंसर दे रहे हो। जिन लोगों ने गलत आंसर दिया समझे मेरी बात को। क्या बोला गया है बेटा कि ये है आपकी धरती माता। अब नोट 5 खोलो, मिलेगा नहीं वो। चल गया NOT नोट 5। अब जब भी बेटा क्या होता है, ऐसी कंडीशन आती है कि तापमान बढ़ा, अगर तापमान बढ़ता है तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। समझ, राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल है, बट कई ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है, कई ज्यादा तो नहीं है, कुछ कुछ है, बट हाँ बता देता हूं कि ये वाला इलाका, यहाँ की बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी मतलब जमीन निकल के बाहर आएगी, जमीन निकल के बाहर आएगी मतलब रहने के लिए इलाका बढ़ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव चेंज हुआ। नेगेटिव चेंज आपका आइलैंड पर होगा। जैसे आइलैंड देख लिया मैंने, इंडोनेशिया, सुमात्रा वाले, अब जो सी लेवल के बराबर है। जैसे कलकत्ता की बात करूं, कलकत्ता समुद्र की सतह से 60 मीटर की ऊंचाई पर है बस, ज्यादा। तो अगर समुद्र का पानी बढ़ा तो डूब में कौन आया, कलकत्ता। तो कलकत्ता के लिए जो नेगेटिव हुआ वहीं साइबेरिया के लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो हर जगह के इस तरह के इंपैक्ट है। डी विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर 15 डिग्री मेरिडियन ऑन वर्ल्ड मैप। 15 डिग्री मेरिडियन ऑन वर्ल्ड मैप ऑन ग्लोब एंड काउंट देम इन एन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। इसको ईस्टवर्ड लिया हमने 0 डिग्री से, ठीक है। स्टार्टिंग विद ग्रीनविच मेरिडियन, वी विल फाइंड दैट द टाइम ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का टाइम क्या होगा, ग्रीनविच के बराबर रहेगा, ग्रीनविच से 1 घंटा फास्ट रहेगा, ग्रीनविच से 1 घंटा स्लो रहेगा, या फिर 12 घंटे फास्ट रहेगा। क्या रहेगा अगर आप ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट, 15 मेरिडियन ईस्ट में रहे, है ना, अभी कंसिडर ईस्ट वर्ड है ना, 15 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा हूं। आंसर करो फटाफट, क्या होगा आपका आंसर। वॉट विल बी द आंसर, बिल्कुल सही। श्यामवीर, सोनिया, अभिषेक, अक्षत, नितिन, खुशी, शिवानी सही जवाब दे रहे हो। अरे यार, ओके सर, शाम तक कर। आप लोगों की डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, आप मेरे ऊपर इतना वो मत कीजिए। आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा डीपीपी के सॉल्यूशन, 2 बार वो हो गया है। चलो आंसर जल्दी, 1 2 3, बी विल बिकम द राइट आंसर। एंड 80% बच्चों ने सही जवाब दिया, जिसके अंदर आपको भूपेंद्र, विनिमेश, जैनेक्स, सूरज एंड अक्षत, कॉन्ग्रेचुलेशन। बी विल बिकम द राइट आंसर, 1 आवर फास्टर, हम पहले रहेंगे 1 घंटे ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मानसून कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिया टोटल रेनफॉल अप टू 80 to 90%। जब हमारे देश के अंदर साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून से सितंबर तक, जुलाई एंड अगस्त, जून
जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक ये 4 महीने चलता है। इन 4 महीने जिनको हम नॉर्मल भाषा में चौमासा के भी नाम से जानते बेटा, ये वाला वो पोर्शन हो जाएगा कि आपके धरती के उसका 80% टू 90% रेनफॉल में कंट्रीब्यूशन इसी का रहेगा। सो ए विल बिकम दी राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक लेड कहां पर पाया जाता है? ब्रोकन हिल्स जो है इट इज फेमस फॉर जिंक एंड लीड, ये कहां पर पाई जाती है बताओ? ब्रोकन हिल्स कहां पर आती है, कौन से उसके अंदर? अभी जो बारिश हो रही है ना, अभी जो बारिश हम लोग फील कर पा रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, वो रेनफॉल आपकी एक्चुअल में आती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ब्रोकन हिल्स। अब ऑस्ट्रेलिया के भी जो न्यू साउथ वेल्स वाला प्रोविंस है, मतलब जैसे इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है ना बेटा ये, तो इसमें ये यहां पर मौजूद है, इस जगह को, जिसको न्यू साउथ वेल्स के नाम से मैंने आपको बताया था। इसी तरफ यहाँ पर पर्थ हो जाएगा, यहाँ नॉर्दर्न टेरिटरी हो जाएगा, यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ क्वींसलैंड हो जाएगा। तो इसमें जो न्यू साउथ वेल्स वाला पार्ट है, नोट कर लो, इस तरह से भी वो पूछ लेते हैं, क्या आ जाएगा? न्यू साउथ वेल्स वाले हिस्से के अंदर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के। कौन सी? ब्रोकन हिल्स, फेमस फॉर जिंक एंड लेड। साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। आगे बढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट टू इंडिया रेनफॉल, हो गया ये क्वेश्चन तो डबल से रिपीट हो गया। कान्हा नेशनल पार्क है ना, कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड? हमारे जो वर्ल्ड है इसमें कई सारे बायोजियोग्राफिकल एरिया है, जो कि इंडिया के अंदर भी है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, उनमें से कौन से के अंदर मौजूद है? ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड ब्रॉड लीव्स आते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ वाली बात है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड एक्चुअल में नीचे की तरफ आता है आपका, जिसको आप रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी तक भी लाओगे। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर आएगा, एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ये इंडिया के तरफ, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर आएगा। तो सब ह्यूमिड के अंदर नहीं जाएगा बेटा, ये जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर, कान्हा एंड बांधवगढ़। एक और चीज आप कल के एग्जाम के लिए याद करके जा सकते हो, और वो पॉइंट ये है कि कितने देश के अंदर नेशनल पार्क है। सबसे रिसेंटली जो रायमोना और देहिंग पटकाई है, कौन सा रिसेंटली बना हुआ, इनको भी याद करके जाना, कौन से राज्य के अंदर मौजूद है, दैट विल हेल्प यू आउट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रिगार्डिंग करेक्ट है? इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां प्लेट एक दूसरे को टच करती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री का जोन है। दूसरा, इट इज एन एक्टिव सिस्मिक वोल्केनिक जोन, जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं, भूकंप अर्थक्वेक एक होते हैं, जहां बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटती है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंच, यहां पर ट्रेंचेस भी मौजूद है। तो क्या इसका उत्तर होगा? वी ऑल नो दैट द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, इट मींस डी विल बिकम द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसका बहुत प्यारा मैप है, बहुत प्यारा मैप है। आप लोग को जो नोट्स मिलेंगे ना, उस नोट्स में आपको इसको वो करना है। देखो ट्रेंचेस के नाम है, ये जापान आइलैंड के पास बनी हुई जापान ट्रेंच, क्यूरिल ट्रेंच, याद करो। ओखोटस करंट को मैंने क्यूरिल करंट के नाम से भी बोला था। डू यू नो दैट ओखोटस ओयासियो, जिसमें ओखोटस करंट को क्यूरिल करंट कहा था, तो वहीं पर क्यूरिल ट्रेंच भी मौजूद है। मैं आप लोग को पहले भी बोल चुका हूं कि जो नाम दिए गए ना, उसी जगह से रिलेटेड नाम दिए गए। आगे बढ़ेंगे, नीचे आपको मिलेंगे टोंगा ट्रेंच, केरमेडेक टोंगा ट्रेंच, फिर इसके बाद है तो न्यू हैब्रिड्स ट्रेंच। ये ट्रेंचेस है जो कुछ इस इलाके के अंदर फैली हुई है, जिनके बारे में एक और जावा ट्रेंच कहां आ जाएगी, तो इंडियन ओशन के अंदर आ गई है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशन के अंदर आ गई, ठीक। तो फिर ये किलोविया, माउना लावा, ये वो आइलैंड है जहां ज्वालामुखी फटती है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन भी आपको याद रखना। जुआंडे फूका,
कौन सी एक माइनर प्लेट है जो मैंने आपको बताई थी, जुआन डे फूका, टेला डेल फ्यूगो, गांजा फूका, गांजा नहीं जुआन डे फूका ओनली, टेला डेल फ्यूगो बताया था, नाजा का स्कोटिया, अरेबियन प्लेट, दीज आर सम माइनर प्लेट्स, ठीक है। अब ये क्या किधर भी मूवमेंट करेगा ना सब जगह को हिला देगा, है ना। जैसे मैं इस रूम में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, बहुत सारे लोग इस रूम के अंदर फंसे पड़े, और बीच में एक मोटा आदमी, अगर वो मोटा आदमी सांस भी लेगा ना तो आधे आगे लोगों को कैमरे पर चिपका देगा, है ना। वो सांस छोड़ेगा तो वापस से रिटर्न बैक मार जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। अरे एक बार मैं पढ़ा रहा था एनडीए की क्लास में, जुआन डे फूका बताया बच्चे, गांजा फूका चालू हो गया, गांजा फूका नहीं है ये। एल नीनो इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, अरे बाप रे, विद द फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एल नीनो किस चीज से एसोसिएट है? एन एबनॉर्मली वार्म ओशन वाटर, अ पीरियोडिक वार्म एयर मास, अ पीरियोडिक वार्म विंड, अ पीरियोडिक लो प्रेशर सेंटर। एल नीनो की वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट आता है, उसका कारण क्या है? एबनॉर्मली वार्म ओशन वाटर और पेरियोडिक राइज। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एबनॉर्मल, जो नॉर्मल कंडीशन वो क्या बोलती है कि आपका जो एयर मास है, मतलब आपका जो वाटर है वो कहां का गर्म होगा? ऑस्ट्रेलिया का। एबनॉर्मल क्या बोलता है बेटा कि वो पीछे की तरह रिट्रीट करता है, यानी साउथ अमेरिका तरफ। तो जो इस तरह का नक्शा बना हुआ है पैसिफिक का, यहां पर ना होने की वजह ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पेरू तरफ जाएगा, यानी एबनॉर्मली वार्म ओशन वाटर। सो ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक नॉटिकल माइल कितने किसके इक्वल आता है? एक नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल कितने फुट के इक्वल आता है? तो मैं आपको बता दूं, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3200, 1.6080 डिवाइडेड 1.8, है ना। तो पॉइंट हटा दो, इधर एक और जीरो लग जाएगी, ये 2 से गया तो 9, ये 2 से गया तो 3 0 4 0 0, फिर ये 2 से गया तो 1, नहीं ये 2 से गया तो नहीं, 3 से गया तो 3। इसका आंसर होगा डी विल बिकम द राइट आंसर। कोई डाउट है किसी को? डी करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। यस, वेरी गुड अभिनव, ठीक है। मेहुल, डी विल बिकम द राइट आंसर। एक 6,700 6,076 जो है उसमें क्या हो जाएगा? 6,076 का हम अप्रोक्स जाएंगे तो 6,080 पर पहुंचेंगे, तो डी विल बिकम द राइट आंसर। अब आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने फुट होते हैं, फीट होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जो फीट आपके पास निकल के आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर लो 1.8 के साथ। मुझे ये पता है, ये वाला पोर्शन 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, हाउ आर यू सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नहीं भी आते ना तो बढ़िया क्लास चल रही थी, या फिर गलती से मैंने जल्दी चालू कर दिया, आई एम सॉरी फॉर देट। आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। सर आप आइंस्टाइन की तरह मैथ सोल्व करने लग जाते हैं, बट मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट मी, गेट अबाउट मी, कि मैं वहां तक एंड तक नहीं जा पाता। इसलिए इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम एस्टिमेटेड यूरेनियम रिजर्व? कौन से राज्य के अंदर यूरेनियम के रिजर्व बहुत ज्यादा? ये देखो, ये बात करी आपने मालवी का, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। 3280 गुणित 1.8, आपका उत्तर आ जाएगा 6,774। इसके लिए आपको कैलकुलेशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जादूगोड़ा माइन, पहली चीज तो आंध्र प्रदेश की जादूगोड़ा माइन। दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी? कडप्पा रॉक सिस्टम। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां यूरेनियम के रिजर्व्स भी सबसे ज्यादा है, और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर यूरेनियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी किया जाता है। सर आप किसी से पूछ लो, नो डाउट, क्या बोला आपने? सर आप किसी से पूछ लो, इस बैच में मेरे फेवरेट टीचर हो आप, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको डांटूंगा नहीं,
आप किसी से भी पूछ लो, इस क्लास में मैं सिर्फ आपको और मेहुल को ही डांटता हूं, किसी से भी पूछ लो, दो के अलावा मेरे नाम ही नहीं आते मेरे मुंह के ऊपर। इतने मतलब ज्यादा वो है कि कुछ भी, एक तो शेर बन के घूमता है। फिर भाई जब सामने आ जाएगा ना शेर, पता नहीं कहां कहां से भीगोगे, परेशान हो जाओगे। सो डी विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हॉर्स लेटीट्यूड लाइज विद इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। जब हॉर्स लेटीट्यूड होता है वो कौन से एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के अंदर आता है, बताइए। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, 0 डिग्री इक्वेटर। अब यहां से जो उठता है वो कहां पर गिरता है, जहां गिरता है वहां हाई प्रेशर आता है। अब इस हाई प्रेशराइज रीजन की तरफ, कौन सा, जो कि आपका 30 डिग्री पर बनता है, इस 30 डिग्री को हम हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देयरफॉर सी विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने, और मैं पोल नहीं करा रहा हूं ना, पोल करवाते हैं ना तो उसमें थोड़ा वो चला जाता है टाइमिंग। जो इजी क्वेश्चन लगते हैं मैं उसमें पोल नहीं करवा रहा हूं, जो मुझे टफ फील होंगे उसमें जरूर कराऊंगा। द कोस्टल प्लेन बिटवीन चिलिका एंड कोलेरू लेक इज नोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लेट्स पोल। पहले उत्कल, कोंकण, आंध्रा या फिर डी, क्या आंसर होगा, आराम से समझना है इसका। विनिमेश, शिवानी, अक्षत गलत आंसर कर रहे हो। यहां पर ये भी देख लो अगर चाहो तो, ये लो हेल्प ले लो। मैं गलत कर रहा था, हो गया एंड। उत्कल कोस्ट विल बिकम द राइट आंसर। 71.67% बच्चों ने सही जवाब दिया। भूपेंद्र, अक्षत, विनिमेश, सिद्धार्थ, अंशिका, वेरी गुड। ओके, देखो ये भारत का नक्शा, यहां पर उत्कल कोस्ट है ये, तो यहां पर चिलिका है, और आंध्रा के नॉर्थ में आपका कौन सा है, ये कोलेरू। तो ये दोनों उत्तर में हो गए, तो दोनों उत्तर में हो गए मतलब उत्कल कोस्ट, यानी इसको यहां पर डिटरमाइन करें, ये इस इलाके में कोरोमंडल कोस्ट है, इस इलाके के अंदर थोड़ा सा ऊपर भी जाने तक आपको मिलेगी कौन सी कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार। बट चिलिका से लेकर के, अरे गलत है यार आप लोगों का उत्तर, आंसर जाएगा आंध्रा कोस्ट। सी विल बिकम द राइट आंसर। रैमसार साइड थोड़ी ना है ये पूरी की पूरी, ये तो लेक्स हैं। सी विल बिकम द राइट आंसर। अब सी क्यों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चिलिका के ऊपर ऊपर का इलाका ये उत्कल में आता बेटा, और ये वाला इलाका जो है ना ये नॉर्दर्न सरकार में आता है। ये नॉर्दर्न सरकार में आता है। आई एम सॉरी। सो एक गलत करा दिया मेरा, क्यों गलत करा दिया, मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैं अपने आप में श्योर था, बट जब मैंने 71% देखा ना तो मुझे लगा आप लोग सही हो, बट थोड़ी देर बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं टीचर हूं ना कि आप, तो 71% भी गलत हो सकते हैं। तो जो मुझे समझ में आया ना वो ये समझ में आया कि नर्दन सरकार जो है वो राइट आंसर होगा बेटा, क्योंकि कोलेरू है ना नीचे आ जा रहा है यार, आप समझो आंध्र प्रदेश के एकदम मिडिल तक जा रहा है ये वाला हिस्सा। तो ये वाला आपका कौन सा जाएगा, यहां तक का भी हिस्सा पूरा नॉर्दर्न सरकार के अंदर जाएगा। आपका ऊपर ऊपर वाला जो इंक्लूड उत्कल गंजम कोस्ट और ऊपर आएगा, समझ गए। चला, तो सी विल बिकम द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया रिफर्स टू द लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस।
जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो किस जगह से खींचा गया है ना? चेन्नई, इलाहाबाद, कलकत्ता, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, कहां से खींचा गया है बताइए। पीवाइस क्वेश्चन में उस पे भी उत्कल ही था। अक्षत मुझे एक दिन का टाइम दो, इस क्वेश्चन को एक बार और मैं भी वो करूंगा, है ना, और जो करेक्ट आंसर होगा आई विल प्रोवाइड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ यू। तो यहां पर तो हमारा आंसर जाएगा इलाहाबाद। देखो एक्चुअल में क्या है बेटा कि वो जो जगह है ना वो है आपकी कालीन भैया। अब मिर्जापुर जो है ऑप्शन में है नहीं, तो मिर्जापुर के पास कौन सा शहर है? इलाहाबाद, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो 2 विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब आएंगे किस किस को टाइम जोन में डाउट था, आज 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को बोल चुका था कि आप लोग अपने तरीके बता दोगे ना तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन बना लूंगा। आप लोगों ने बनाए एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने पता किया। मैं यहां से वो बताऊंगा आपको। इफ द टाइम एट ग्रीनविच इफ द टाइम ऑफ ग्रीनविच इज 6 बजे, वो भी सुबह के, एट विच लॉन्गिट्यूड 11 बजेंगे सुबह के, तो यानी हम आगे हैं 5 घंटे, वो भी जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटे है ना। 15, 5, 75, 75 डिग्री ईस्ट। सी विल बिकम द राइट आंसर। किसे इसमें डाउट है? इसका आंसर तो 3 आया सी, बट कौन ऐसे जेंटलमैन है या फिर जेंटल लेडी है जिनको इसमें, जेंटल वीमेन जिनको इसमें डाउट है, बताइए प्लीज, मैं उसको क्लियर करूंगा अभी। शालिनी, आपने जो उत्कल कोस्ट चेक किया ना, आपने इंटरनेट पर चेक किया है, और इंटरनेट पर कोई भी बनाता है, उस पर मत जाओ आप। हमें यह देखना पड़ेगा इसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, कि वो नॉर्दर्न सरकार कहां तक फैला हुआ है ना। बेटा जिसको डाउट हो प्लीज बता दो, एकदम क्लियर। जेंटल लेडी क्या? अरे आप तो आंसर बताओ यार शिवम चौहान। 9th क्लास में टाइम निकालना आता था, ठीक है, नो डाउट सर, डाउट है एक, काफी है मेरे लिए। ध्यान से देखना जिन्हें समझ में नहीं आया, पूरा का पूरा। ये धरती है आपकी, एक बार बताऊंगा और बाकी के सारे क्वेश्चन बिना डर के आपसे करवाऊंगा। ये धरती है, ये है आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब इस 0 डिग्री प्राइम, ध्यान से सुनना अनंत, जिसको भी डाउट है पूरा ध्यान से सुनना। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यानी ये आपका यहां से प्राइम मेरिडियन पास हो गया, ठीक। अब इस प्राइम मेरिडियन को पूरी धरती को कवर करके रखा 360 डिग्री के साथ। 360 लॉन्गिट्यूड है। कैसे? ये धरती क्या है? एक तरह का सर्कल है। एक सर्कल में कितने एंगल होते? तो 360 एंगल होते। और उस 360 एंगल को हमने बना रखा है, जिसको 2D में प्रोजेक्ट कर रखा है यहां पर आप लोगों के सामने। ये 360 है। अब 360 में हमें क्या पता, इधर वाले 180 डिग्री, इधर वाले 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री। सूरज निकलता है यहां से, जापान से, इसलिए जापान को निप्पॉन भी बोलते, द कंट्री ऑफ सनराइज। यहां से सूरज निकला। अब सूरज निकल के आगे 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 बढ़ता जाएगा अपनी रोशनी के साथ। याद रखना बेटा, 360 डिग्री सूरज की रोशनी कवर करती है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 1 घंटे में वो कवर करेगी 24 डिवाइडेड बाय 360, मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री सूरज की रोशनी 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 45, 4 घंटे में 60, 5 घंटे में 75, 6 घंटे में 90 डिग्री, ऐसे आगे बढ़ेगी। तो 6 घंटे में 90 डिग्री, अगले 6 घंटे में 90 डिग्री, मतलब 12 घंटे में 180 डिग्री बढ़ती जा रही हो। अब इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरी धरती को कवर कर लेगी और वापस उधर पहुंच जाएगी। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ग्रीनविच मेरिडियन पर अगर आपके बजे 6, तो
ग्रीनविच मेरिडियन पर अगर हमारे 6 बजे हैं तो 11 AM, मतलब 6 AM, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब प्लस में चल रहे हैं। सूरज इधर पहले निकलता है तो इधर की जगह प्लस में आएगी, इधर ग्रीनविच के बाद में जाएगा तो इधर की जगह माइनस में आएगी। अब हमसे आगे का टाइम पूछा गया है, तो 6 बजे से आगे कितने घंटे? 6 बजे से 7, 8, 9, 10, 11, यानी 5 घंटे। 5 घंटे में 1 घंटे में कितने डिग्री होती है? 15 डिग्री। 5 घंटे में 75 डिग्री। तो 75 डिग्री वो भी पूरब की है, तो आंसर 75 हो जाएगा, ईस्ट। अब मुझे बताओ, कुछ भी समझ में आया? एपेक्स प्रीडेटर, किस किस को डाउट था? वाओ सर, इतना जल्दी कैलकुलेट कर दिए। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए बेटा, आपको ये चीजें आना चाहिए। और अगर ऐसी चीजें आपको याद हो तो उनको आप अपने अंदर रखो, आप उन पर घमंड मत करो। अगर आप मुर्गा खाते हो तो कान में पंख लगा के मत घूमो, चुपचाप खा लो। कोई ऐसी अच्छी चीज है आपके अंदर तो उसको अपने अंदर रखो, वक्त आने पर दिखाओ। 75 डिग्री वेस्ट नहीं होगा यार, कैसी बात कर दी। 6 बजे हैं तो 6 बजे के पहले पहले चलो। क्यों बेटा? पहले पहले चलोगे आप, सब समझ में आपको आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो, आपसे 6 बजे हैं, वो भी सुबह के। अब 6 के पहले 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे पीछे जाओगे आप, है ना? फिर आप 11 बजे तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते अगला आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इज कोल्ड एस। जो 180 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, या फिर आपका ग्रीनविच मेरिडियन, क्या बोलते हैं? सर के दाएं हाथ का खेले कैलकुलेशन, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। सो आंसर इज सी, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर हो गया? सी, ओके। अनामिका, खुशी, शेर, विनिमेक्स, मालविका, दीपक, मेहुल, सभी लोग आंसर करो। फोगाट, निधि, जय, दिव्यांशु, मनीष, सभी लोग सी आंसर दे रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज मोस्ट टाइम जोन इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री के अंदर विश्व के सबसे ज्यादा टाइम जोन है? अब सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री के हो सकते बेटा? ये क्वेश्चन आप वो जानना जिस कंट्री का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन जिसका सबसे ज्यादा है, उसके टाइम जोन सबसे ज्यादा हो सकते हैं, है ना? तो आंसर कराते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। वेरी गुड, रसिया, मालविका, दीपक, अभिनव, वेरी गुड, वेरी गुड। रशिया, वेरी गुड। चंदन, फ्रांस। चंदन, ये तो इंग्लिश में लिखा बेटा, फिर भी आपने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड। ऐसे आपके अंदर स्पिरिट चाहिए। आज तो गए काम से, पता, लिटरली आज तो गए। मैं बताता हूं, ए विल बिकम द राइट आंसर। 42.75। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने 49% बच्चों ने मेरे इस बहकाव में आ गए। कामचाटका से लेकर के कहां पहुंच गए? वॉस्को गार्ड तक। वाह, क्या बात है, कंफ्यूज कर दिए सबने, बहुत बढ़िया। इसमें जो लीडर होंगे वो जाने जाएंगे, विनिमेश, योगेश, अक्षत, शिवम एंड सूरज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और आप बाकी के सभी लोग मेरे सामने आओ। फ्रांस क्यों हुआ? ऑब्वियसली बात है, फ्रांस तो एक छोटा सा देश है। कहां आता फ्रांस? ये फ्रांस है आपका, ये यहां पर, ये तो एक छोटा सा देश है। रशिया इतना बड़ा है। तो अरे थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने भी फ्लो फ्लो में चला गया, भावनाओं में बहक गया। ये रशिया है। तो फ्रांस के इतने आइलैंड कैसे होंगे यार?
फ्रांस के इसलिए आइलैंड इतने ज्यादा होंगे बेटा, क्योंकि फ्रांस के इतने टाइम जोन इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि फ्रांस का एक आइलैंड यहां पर है, एक आइलैंड यहां पर है, एक आइलैंड पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो इतने ज्यादा आइलैंड का सबका टाइम जोड़ता हो, और सबका जब टाइम उसने जोड़ा तो उसका एक्सटेंशन यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और रशिया उसका बच्चा हो गया, मतलब रशिया छोटा रह गया उसके सामने। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छी बात पता क्या है, आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि सीडीएस को यह लगता है ये चीजें तो आपको आती होगी तो यूं ही नहीं पूछेगा। आप पता क्यों बच गए? सीडीएस की नजरअंदाजी के तहत। बट अगर सीडीएस ने जरा सा टटोल लिया ना, आपको बहुत मारेगा। एसएसबी की जो बेंच होती है ना, जिसमें आप लोग के सामने आपके जीटीओ और सब बैठते हैं, वो बता वहीं पर देना शुरू कर देंगे। और हो सकता है वो मुझे भी बुलवाए कि आपके ज्योग्राफी की टीचर को बुलवाओ, उनको भी एक दो खुराक मिलनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने आपको पढ़ाया। तो आपको आपके टीचर ने क्या बताया है कि विच कंट्री हैज मोस्ट टाइम जोन? आंसर विल बी फ्रांस हैज मोस्ट टाइम जोन। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डेडलाइन पासिस थ्रू वाटर बॉडी ओनली, लैंड बॉडी ओनली, लैंड एंड वाटर बॉडी बोथ, एंड आइलैंड ओनली। किस जगह से इंटरनेशनल डेडलाइन पास होती है? आज तो मैंने भी सोच लिया, आज मतलब मैं भी नहीं आप लोगों को परेशान कर दूं। इस लेवल पर छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोगों को उठाऊंगा ना, क्योंकि यू पीपल आर क्लेमिंग कि आपको पूरी ज्योग्राफी आती है। अब देखता हूं इसका आंसर ए जिन्होंने किया उनको मान जाऊंगा, जिन्होंने नहीं किया आ जाना मेरे सामने। सी, वेरी गुड प्रशांत, विधु, आशुतोष, दीपक सिंह, वेरी गुड। महा महकप्रीत, आप ना अलग ही चल रहा बेटा, ओनली लैंड मास से पास होती है आपके हिसाब से। आप लोग गए हो पता, आप लोग एक भी लायक नहीं हो। आज आप लोगों ने बता दिया है। मेरा बेल्ट कहां है सर? आपके क्वेश्चन मैंने पहले से कर रखे हैं, फिर भी हम गलत आंसर दे रहे हैं। मैंने ए किया है जो दिख जाएगा मुझे यहां, लेट सी ऑन वाटर बॉडी ओनली, ए विल बिकम द राइट आंसर। 37%। मत करो रे, नाश मत करो। क्या बोल रहा हूं? नाश मत करो, चीजें मत बिगाड़ो। नहीं देने जाना एग्जाम तो छोड़ो, है एग्जाम फॉर्म भर भर के सीडीएस का फायदा मत करो, मत करो। अभी भी मैं बोल रहा हूं, सुधर जाओ। वाह, आंसर कौन है इसमें? अपूर्वा, अक्षत, सरब, प्रियंका, अनूप, वेरी गुड। ओके, अब वाटर बॉडी ओनली। आप लोगों ने देखा इंटरनेशनल डेडलाइन जिगजैग है, ऐसे 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 ऐसे, पता क्यों है? अरे मेरे भाई, अगर वो सीधी सीधी आपके अकॉर्डिंग लैंड और वाटर बॉडी से पास होती तो उसको सीधा नहीं खींच देते। उसको बचाया गया कि किसी भी जमीनी हिस्से को टच ना करे, ताकि कोई परेशान ना हो अपने टाइम जोन को कैलकुलेट करने के लिए, अपनी डेडलाइन को कैलकुलेट करने के लिए, अपने आप को हेमिस्फीयर की पहचान के लिए। तो इसलिए उसको जिगजैग रखा ताकि कोई सी भी चीजें पानी की ना आए। यानी आपका ये यहां से इंटरनेशनल डेडलाइन पास हुआ है, इस जगह से। अब इसी बीच में जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये ए से पास हुई है, ए से। क्यों? ताकि सिर्फ और सिर्फ पानी से पास हो, कॉन्टिनेंट इधर के इधर भी छूट जाए और इधर के इधर भी। क्योंकि अगर किसी कॉन्टिनेंट के बीच से पास कर दी तो क्या करेगा? सपोज करो उन्होंने उत्तर प्रदेश, सपोज करो, चलो हमने समझ लिया कि गाजियाबाद और दिल्ली, अब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, दिल्ली जो है वो किसका आता है? दिल्ली, यूटी आता है। अब एक ब्रिज पार, एक रोड क्रॉस करोगे आप दिल्ली पहुंच जाओगे, एक रोड के इधर आओगे आप गाजियाबाद में आ जाओगे। तो जो रोड है अगर उसको इंटरनेशनल डेडलाइन बना दिया तो दिल्ली वाले 29 तारीख में और आप 30 तारीख में, क्या उचित बात है ये? किसी भी तरीके से नहीं है।
इतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, पर यह बात उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पानी से पास करना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। सो वन विल बिकम द राइट आंसर। अंटार्कटिका दिखाइए प्लीज बेटा। पवन क्या बात कर रहे हो यार, सर्च कर लो, देख लो अच्छे अच्छे फोटो इंटरनेट के ऊपर। यहां आगे बढ़ते हैं ना सर। इज द ज्योग्राफी सिलेबस फुल्ली कंप्लीट? यस सर, वीएम वीएम, टोटली टोटली सर। आगे बढ़ते हैं। अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन? हाउ मेनी डिग्री डस ईच टाइम जोन कवर? लगभग हमारी धरती को कितने टाइम जोन में कवर किया गया है, बट हाउ मेनी डिग्री ईच टाइम जोन कवर? ये बहुत सोच के जवाब देना है। अब अगर बात आ ही गई है, ओखली में सर देना ही है, तो जब ऊपर से वो गिरेगा तो कितना दर्द होगा, क्या सोचना। आइए देखते हैं। अगर बेटा इसको 50% से कम बच्चों ने इसका सही आंसर किया ना, तो मैं क्लास छोड़ के अभी तो खैर नहीं जाऊंगा, बट क्लास के बाद फिर अच्छा कुछ नहीं करेंगे, बट 50% से ज्यादा बच्चे सही आंसर देंगे इसका। पता चला मैं क्लास छोड़ के भाग गया और आप भी रेडी हो गए, हाँ जाओ, बहुत परेशान कर लिया, फिर क्या होगा। इसलिए वो बोलो जो आप कर सके हमेशा। तो मैं क्लास छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप भले ही 1-2% ही आंसर दो, आई डोंट केयर, मैं यहीं रहूंगा। ओके, सी विल बिकम द राइट आंसर। अगर 50% से ज्यादा कम आंसर देते ना, मैं अभी छोड़ जाता क्लास, बट 89% लोगों ने सही आंसर दिया और मुझे बचा लिया, मतलब आप लोगों ने खुद को बचा लिया। लेट्स सी दी लीडर्स, भूपेंद्र, राहुल, दीपक, मेहुल एंड योगेश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हर एक टाइम जोन आपका 15 डिग्री पे चलता है ना, और 15 डिग्री के हिसाब से आपके टाइम जोन आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो 3 विल बिकम द राइट आंसर। अब देखो आप लोग की इच्छा है मैं आप लोग को पढ़ाऊं, तो हम उसको 80% से प्लस आंसर करेंगे। वेरी गुड, मैं समझ गया आपके मन में क्या। विच स्टेट है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आह, क्या सही चीज है। कौन से स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है? ठीक है, पहला छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। सर ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। आप बेटा ऐसा नहीं समझ सकते, मुझे पता था कि आप लोग 80% प्लस सही आंसर दोगे। वाई अनएक्सपेक्टेड फॉर मी? मैंने ही पढ़ाया है। कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे कम पास होती है? क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे लिए गए हैं ना आप लोगों से। सर आपने तो सिर्फ ये पढ़ाया था कौन कौन से पास होती है, आपने ये कभी नहीं पढ़ाया कौन से कितनी पास होती है। बट ठीक है, मैं हमेशा आपको नक्शा दिखाता था, जिसने देखा होगा उसने ऑब्जर्व किया होगा, जिसने ऑब्जर्व किया होगा उसने सही जवाब देगा। हो कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और सबसे कम? कम। चंदन कुमार, अगर आप इसका आंसर ए कर रहे हो, शायद आप इसका गलत मतलब समझ लिए। कौन से राज्य से कर्क रेखा कम पास होती है? आज तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, तभी तो बेटा आप लोग मतलब बड़े बच्चे हो यार, आप लोग समझदार हो। ओके, सो 2 विल बिकम दी राइट आंसर। 56% बच्चों ने सही जवाब दिया। आधे से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ को लगा चुके थे, मुझे पता था छत्तीसगढ़ का ईस्ट वेस्ट आप एक्सटेंशन कम समझे। बट लीडर्स देखते हैं, वो बताएंगे क्या होता है। लीडर्स कहां दिखेंगे? अक्षत, राहुल, भूपेंद्र, जैनेक्स एंड शिवम सैनी। वेरी गुड। सो राजस्थान वो वाला हिस्सा, राजस्थान का जो निचली वाला टिप है, यहां से पास होती हो, मतलब पता भी नहीं चलता अगर आप जल्दी जल्दी में देखो तो राजस्थान से पास होती है इसे नीचे वाले हिस्से से। 2 विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इट इज 3 PM ऑन ट्यूसडे। इट इज 3 PM ऑन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे मतलब मंगलवार के दिन के 3 बजे एट 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। व्हाट विल बी टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया?
इसको ना हम आराम से करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। 90 डिग्री मतलब उनका कहना यह है ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। इससे 90 डिग्री वेस्ट में यानी यहां पर 90 डिग्री वेस्ट में टाइम हो रखा है 3 दिन के दिन मंगलवार। तो क्या टाइम होगा इस जगह पर जो कितना है 90 डिग्री ईस्ट, वो भी है ना। तो यहां पर कितना टाइम होगा, पहले तो मैं इसको पोल में करवा देता हूं, आप लोग आंसर दो इसको। कुछ तो भी टिक मत कर देना, पहले सोल्व करना उसको, मुझे भी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, है ना। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 15 35 45 55 60 15 5 75 15 6 90, 6 घंटे तो ये हो गए, है ना। फिर इधर कितना, 6 घंटे इधर हो गए, दोनों में अंतर कितना हो गया, 6 + 6 12 घंटे का। अब यहाँ पर 3 बज रहे हैं, वो भी किसके, दिन के, दिन के 3 बज रहे हैं। मैं मेरा कैलकुलेशन अलग कर लूंगा छुपा के, दिन के 3 मतलब फिर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना। ये लो, दिन के 3, घड़ी में पीछे ले चलते हैं। 12 पीछे जाना ना, ये घूम के पिछले वाले 3 पा गए, तो 3 बजे हैं, तो 3 बजेंगे अभी, मतलब सामने ही कर लेते हैं, आप ही लोग बता दो। वो पोल भी खत्म हो गया और मुझसे भी नहीं निकला वो, आपको आ गया होगा ना समझ में। अब हम अगर यहां पर है ना, देखो 3 बज रहे दिन के, तो 3 घटाया 12 बज गए, फिर 12 से आप लोग पीछे गए, हमको 12 घंटे पीछे जाना, ना कि 24 घंटे, पहले तो ये समझो, है ना। तो 12 बजेंगे रात के, यानी AM, AM होगा मतलब हमें पूरब का बताना है, मतलब आगे का। 3 6 9 12, है ना। तो दिन के 3 बजे बाद 3 बजेंगे, और वो रात के 3 बजेंगे, तो उसमें दिन बदल जाएगा, ट्यूसडे की जगह वेंसडे हो जाएगा। वेंसडे 3 बजे, बी विल बिकम द राइट आंसर। 69%। हाउ, आप लोग को कैसे समझ में आ गया था ये? अपूर्वा, अक्षत, अनूप, इशिका, सिद्धार्थ एंड सरदार, 3 बजे, वो भी एक दिन पहले के। सर हमने कर लिया, आप रहने दो, कहने का मतलब मुझे ये बताओ कि किस किस को इसमें डाउट आया इस क्वेश्चन में। वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो गाइस, वेरी इजी। प्लीज लेट मी नो दैट इज इट क्लियर टू यू। इतना इजी है कि मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला है, तो आई होप आप खुद से इसको समझ चुके होंगे। क्वांटम मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सर। सर आपने IMA का फॉर्म किया है क्या अभी? आपको मेरा मैथमेटिक्स देखो, आपको क्या लगता है? वेरी इजी, क्लियर सर, नो डाउट। सर एक्सप्लेन, समीर कुमार, इतना इजी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं? खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो क्या है, 3 बजे हैं वेस्ट के, तो मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री का निकालो। 15 15 15 30, 15 45, 15 60, 15 75, 15 90, तो 6 घंटे निकले। 90 को हमने 15 से डिवाइड किया, तो और 6 घंटे निकले इधर के पीछे के, है ना। तो दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 12 घंटे का डिफरेंस लाना है। अगर 6 बज रहे हैं इसमें, अगर 3 बज रहे हैं 90 डिग्री वेस्ट पर, तो 90 डिग्री वेस्ट से 12 घंटे आगे, क्योंकि ये वाले तो पहले चल रहे हैं ना हमसे, अहेड चल रहे हैं हमसे, पीछे वाले सब अहेड है। तो 3 + 12 हमने जोड़ा, तो 3 और 3 6, 9 12 और 3, है ना। तो घूम के 12 आ गए। अब दिन के 3 बजे, तो रात के 3 बज जाएंगे, मतलब 12 बजे दिन बदल जाएगा। तो ये मंडे था, इधर वाला क्या हो जाएगा, मतलब ये ट्यूसडे था, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, 3 बजे। समीर अब बताइए, मुझे समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सर आओ मैथ्स में PhD किए ना। देखो
मैं टाइम जोन के क्वेश्चन लेकर के आप लोगों की क्लास में आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। वो हो गया। अगला क्वेश्चन अब इजी आएगा, अब ऐसा नहीं है। इट इज 3 PM ट्यूसडे एट 135 डिग्री ईस्ट। यार मेरी सांस भर रही है। अब 135 डिग्री क्या होता है? 90 15 105 120 15 9 135, तो ये हो जाएंगे 11 घंटे। ग्रीनविच 0 डिग्री से 11 घंटे। एक ट्यूसडे 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहां पर ना इस जगह पर कितना टाइम बज रहा है? 135 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 3 बजे हुए हैं। अब तो इस क्वेश्चन को निकाल कर होगा, कुछ भी हो जाए। व्हाट विल बी द टाइम एट 150 डिग्री वेस्ट? ठीक है, 150 डिग्री है ना, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 15 शून्य गई 5, 15 घंटे आगे। 15 घंटे तो ये हो गए, और ये कितने हो गए? 11 घंटे। 15 घंटे थोड़ी ना हो गए, ये 10 घंटे हुए ना, कुछ भी नहीं। आप लोग अपने हिसाब से करो बेटा। 150 15 डिवाइडेड बाई 15 15 1 0, ठीक, ये 10 घंटे तो ये हो गए। और इधर कितने हुए थे? 11 घंटे। ये इन दोनों का अंतर है, दोनों को जोड़ा 21 घंटे हो गए। अब क्या निकालना मुझे? व्हाट इज द टाइम एट 150 डिग्री वेस्ट? अब यहाँ पर 3 बज रहे, तो 3 बजने में मैं 21 घंटे जोड़ू? 3 बज के PM हुए, अब जोड़ेंगे और क्या कर सकते हैं। तो 3 बज के PM से, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, मतलब ये क्या था? ट्यूसडे से तो वेंसडे लग गया पहली चीज, तो ठीक है। वेंसडे की 3 बज गए, मतलब आपके हो गए 12 घंटे। फिर 12 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 घंटे और जोड़ना अभी। तो 3 में 3 जोड़ा 6, 3 9। सी आंसर आ रहा है क्या? क्या आ रहा है इसका आंसर? सही कर रहे हैं ना हम लोग? टोटल 19 घंटे होगा ये। 10 + 11, 10 + ये 9 है, 9 है। हे प्रभु। अरे यार, जो दिन ही आगे निकल रहे हैं यार। 1 मिनट दो बेटा, है ना। 35 डिग्री, 35 डिग्री ईस्ट में है, तो ये हुए 35, 9 घंटे तो ये हो गए। और इधर 150 10 घंटे ये हो गए, यानी 19 घंटे है, ना कि 21 घंटे। अब सही हो जाएगा। अब मेरा टाइम वो निकला था, तो 11 बजेंगे। 19 घंटे जोड़ना है और 19 घंटे घटाना है ना, पीछे ले जाऊंगा। 3 बज रहे मेरे पास अभी, तो 3 में से 3 गए, ये तो 12 घंटे हो गए। और 19 में से 12 जाने पर कितने बचते बेटा? 19 में से 12 जाएंगे तो 13 14 15 16 7 7 घंटे, है ना। तो 3 3 से 6 9, तो 2 और जोड़े 11। डी इज द राइट आंसर। 8 बजेंगे, है ना। 8 बजेंगे ना? कोई डाउट है किसी को? डी विल बिकम द राइट आंसर। आप मुझे इतना बताओ थोड़ा सा, एक मतलब जनरल सा क्वेश्चन अपना। अब देखो कंफ्यूज हो गए, कोई मतलब नहीं। अब टीचर स्टूडेंट वाले वो छोड़ते हैं, अपन नॉर्मली जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन की उम्मीद मत रखना मेरे से। देखो, ये जो मैंने लगाया था ना कॉन्सेप्ट, वो ऐसा था कि ट्यूसडे
ट्यूसडे मतलब मंगलवार हो गया ना, तो ट्यूसडे तो ये हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब कितना होता है बेटा? 9 घंटे। 9 घंटे हम ये हो गए, और इधर हमारे पास 10 घंटे, मतलब हमारे पास टोटल 19 घंटे। इतना तो हमको पता चल गया। देखो अब 3 बजे से हमको 19 घंटे घटाने हैं, समझ रहे हो? 3 बजे से 19 घंटे घटाने हैं। अब 3 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 से 3 हम ले आए तो 12, तो ये हो गए। 3 से 3 ले आए तो कितने हो गए? 12, है ना? अब उसमें हो गए हम 3 PM से 3 AM पर। अब बचे 19 में से 12 घटाएंगे तो 7। अब 3 तो ये 3 ये 8। ये आ गया मेरा करेक्ट आंसर। अब मैंने 3 में से जब वो घटाए ना बेटा 7 घंटे, तो मैं कहां पहुंचूंगा? 8 बजे, और वो भी PM के, क्योंकि ये 12 बजे से चेंज हो जाएगा और ये रहेगा मंडे, क्योंकि हम एक दिन पीछे जाएंगे, है ना? एक दिन पीछे जाएंगे। अब समझ में आया? मुझे ये बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं, सी नहीं आएगा, डी ही आंसर आएगा। ये बेटा इतना याद रखना कि हमसे पूछा गया है, हमको टाइम दिया गया है 135 डिग्री ईस्ट का, और हमें निकालने का बोला वेस्ट का। तो जब भी हमें वेस्ट का टाइम निकालने का बोला जाएगा तो टाइम हमेशा रिड्यूस होगा। टाइम हमेशा रिड्यूस होगा। राम कुमार सिंह, राहुल सर, यू आर माई फेवरेट क्वेश्चन। अभी इसको यहाँ, यू आर माई फेवरेट टीचर यहाँ मत बोलो, क्योंकि अभी पकड़ा जाएंगे। अभी थोड़ा मामला गर्म हो गया, मुझे पसीना आ गया। मुझे नहीं पता था, एक मैंने सोचा था क्लास में अच्छा मजा आएगा, इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने। तो डी विल बिकम दी राइट आंसर। 10 बजे हैं मंडे के। अरे ये क्वेश्चन ना बहुत शांति के साथ करना है यार, ये बहुत दिक्कत है इन क्वेश्चन के अंदर। मेरे को इन्होंने पूरा वो कर दिया थोड़ा। अब ठीक है यार, देखो आंसर सही आ गया, थोड़ा वक्त लगता है। मेरे साथ ज्योग्राफी का इशू नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत समझना। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का वो इधर उधर हो जाता है। तो 10 बजे 120 डिग्री वेस्ट पर, ईस्ट ही पूछ लेता घटवाएगा। 10 बजे हैं। अरे मेरे से लिखा भी नहीं रहा है यार, बच्चों के सामने पोपट हो गई। AM के, वो भी कौन सा दिन है? मंडे का। तो 120 डिग्री, ये टाइम है 120 डिग्री का। 120 डिग्री मतलब कितने? 8 घंटे, है ना? 15, 120, 8 घंटे ये हो गए। व्हाट विल बी द टाइम एट 0 डिग्री? तो इस 10 में से 8 घंटे घटा दो। इस 10 में से 8 घंटे घटा दो, नहीं, इस 10 में 8 घंटे जोड़ दो, क्योंकि ये वेस्ट का बताया है और हमें 0 डिग्री का निकालना है। तो इस 10 में 8 घंटे जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले तो AM है, तो ये 10 बजे हैं सुबह के, ठीक है? तो सुबह के 10 बजे हैं, 10 से 11, 12, है ना? फिर शाम के 6 बज जाएंगे उसी दिन के, मंडे के। बी विल बिकम द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। बी विल बिकम द राइट आंसर। मैंने तो मेरे हिसाब से निकाल लिया, और मुझे नहीं बताना, मैं नहीं बता रहा, आप लोग अपने हिसाब से निकाल लो। जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। बी विल बिकम द राइट आंसर। कम नहीं करने हैं। कम करोगे ना, कम कब होगा? जब आपको और पीछे के निकालने हो। कोई पोपट नहीं हुआ सर, हम समझते हैं, कोई प्रो, ठीक है, थैंक यू बेटा। आप लोग के अकॉर्डिंग सी होगा आंसर। इसका आंसर सी थोड़ी ना होगा बेटा, बी नहीं होगा, सी होगा। पहले तो ये पेन बदलने दो, बड़ा पनौती है पेन। एक क्वेश्चन सही नहीं हुआ इससे। वापिस हम ब्रश की तरफ आते हैं। 120 डिग्री वेस्ट, ये 0 डिग्री है बेटा, अपने दिमाग में करना, पिन ड्रॉप साइलेंट रखिए। 120 डिग्री वेस्ट है, मतलब ये हो गई 120 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। व्हाट विल बी द टाइम एट 0 डिग्री? अब इस 120 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का टाइम कितना है आपका? 10 बजे हुए हैं AM। तो ये जो कि प्लस में होता है, यहाँ कितना होगा? तो 8 घंटे हो गए। 120 में 8 आप जोड़ दो, 120 में 10, 10 में आप ये जोड़ दो 8, तो 10 + 2 12,
+6, यही आंसर होगा बेटा। बी विल बिकम द राइट आंसर। सही है। मतलब मैं इतना अपने आप को लो फील करने लग गया यार आप लोगों के सामने कि सही आंसर को डबल से करवा दिया। ये सही था। सही है आंसर बी। अगर आप लोगों ने खुद ने अलग बोला ना, यही सही आंसर है बेटा। सही है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसा ऊपर नीचे का हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं सब निकल जाते घंटे, पर वो घड़ी में से घटाने में थोड़ी सा इशू आता है मुझे। सही है आंसर मेरा। डोंट टॉक टू मी। नहीं कराना यार मुझे ग्रीनविच का। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है। आईएसटी के रिगार्डिंग कौन सा यूनिट सही। इट कैलकुलेटेड एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन, बिल्कुल सही। कितना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का एक एंगुलर वो नापते हैं हम। दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे प्लस में है, तो ये बात भी सही है। ठीक है। दूसरा अ कंट्री कैन हैव मल्टीपल टाइम जोन, ये बात भी सही है कि एक कंट्री के मल्टीपल टाइम जोन हो सकते हैं। तो 1, 2 एंड 3 विल बिकम द राइट आंसर। सर आप हंसते तो बहुत, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्लियर हुआ। सर टाइम वाले क्वेश्चन बेसिक से बता दीजिए बेटा। बेसिक से इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तक चला गया मैं कि जो वो होती ना हार्ट बीट, पीडब्ल्यू हिल रहा था। अगला क्वेश्चन। विद इन 24 आवर अर्थ रोटेट 360 डिग्री, सही है। द अर्थ रिक्वायर 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री एंगल, बिल्कुल सही। कैसे, जैसे 360 डिग्री है ना, इसको अर्थ कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में अर्थ कितना क्रॉस करेगी, 15 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट। तो 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 60, 4 मिनट। तो स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नहीं कराना पोल, मुझे बात मत करो, आप लोग चुपचाप अपना आंसर करो। अभी मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं। सही कहते थे पापा बचपन में कि थोड़ा मैथ्स पढ़ा करो, आज दिक्कत नहीं आती। अब मुझे एक पॉइंट बताओ, टाइम जोन क्लियर है। नहीं क्लियर है ना। दो ऑप्शन है, एक ए है और एक है बी। आप लोग क्लियरली बताओ बेटा क्या है, टाइम जोन आपको क्लियर है या नहीं है। इसके बाद वाले जो दो ऑप्शन आप देंगे, अगर सी और डी ऑप्शन आपने दिए तो मैं उनको काउंट नहीं करूंगा, आप लोग भले ही देना। आप इन दो ए और बी में मुझे जवाब बता दीजिए कि क्या टाइम जोन जो हमने किए वो क्लियर हो गए आपको। आज के लिए इनफ नहीं है। 5 मिनट बाद में छोड़ दूंगा आप लोगों को और बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा। एट्टी 6% बच्चों को क्लियर है, बाकी 11% को अभी भी डाउट है। अब देखो फिर से, अब एक काम करते हैं, जिन्हें डाउट नहीं है
मतलब जो 86% बच्चे जिनको क्लियर हो गया है, आप लोग आराम से क्लास को लीव कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। और जिन 11% बच्चों को डाउट है, कम ऑन, हम आज आज उस चीज को जानते हैं, टाइम जोन क्या होता है। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। मुझे वाला क्राइटेरिया फुलफिल्ड चाहिए, है ना। ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, वरना मेरा दिमाग खराब रहेगा पूरे टाइम। ये है बेटा आपकी धरती। जिनको क्लियर हो गया, मैं आगे का नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप लोग जा सकते हो, ठीक है। यह है अर्थ हमारी। ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि पूरब से सूरज निकलता है। जिस प्रकार से हम बाइक चला के जाते हैं, है ना, तो बाइक चला के जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो सबसे ज्यादा हवा आगे वाले पर्सन को आती है। उसी प्रकार से जब धरती पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो सबसे पहले किरण पूर्वी इलाके वाले लोगों को मिलती है ना। तो इसलिए हमेशा सूरज पूर्वी इलाकों में पहले उगेगा और पश्चिमी इलाकों में सूरज की किरण बाद में जाएगी। इसलिए इधर के लोग अहेड होंगे। अहेड होंगे मतलब इनका टाइम प्लस में चलेगा, जल्दी उठ जाएंगे। मतलब यहां पर जापान के लोग, ध्यान से सुन लेना, जापान के लोग जब उठ जाएंगे उसी वक्त इंडिया के लोग सोए हुए रहेंगे। जब जापान के लोग ऑफिस चले जाएंगे तब इंडिया के लोग उठेंगे। जब जापान के लोग लंच कर लेंगे तब इंडिया के लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके कंपेयर में हम पीछे। सेम गोज विथ इंडिया एंड ब्रिटेन। जब इंडिया के लोग उठ जाएंगे ब्रिटेन के सोए रहेंगे, इंडिया के ऑफिस जाएंगे ब्रिटेन के उठेंगे, इंडिया के लंच करेंगे ब्रिटेन के लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अब ब्रिटेन के कंपेयर में इधर भी ऐसी कहानी है, तो इधर जाने पर टाइम घटता जाता है ना। अब अर्थ जो है हमारी पूरी 360 डिग्री की है और ये पूरा टाइमिंग में कवर होती है, दैट इज 24 आवर्स। तो एक घंटे में ये कितना घूमेगी? एक घंटे में 360 डिवाइडेड बाय 24 बराबर 15 डिग्री। धरती एक घंटे में 15 डिग्री आगे बढ़ेगी, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आएगी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री मेरिडियन पर 1 बजे है ना, वो भी कौन से? पीएम के, दिन के 1 बजे हैं, तो 30 डिग्री ईस्ट पर कितने बजे होंगे? तो 15 + 15 यानी 2 घंटे हो गए हमारे पास। 30 डिवाइडेड बाई 15 तो 2 घंटे आ गए, है ना। अब एक में, क्योंकि अहेड रहेगा ईस्ट वाला टाइम, तो एक में 2 घंटे जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा 3 PM। अब यही क्वेश्चन मैंने आपसे इधर का पूछ लिया, इधर का पूछ लिया कि इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर पीएम है ना, तो 30 डिग्री वेस्ट में क्या होगा? तो 3 में से 2 घंटे घटा दो, एक में से 2 घंटे घटा दो, तो 12 और 11, तो यहां बजे होंगे 11 AM। इज इट क्लियर नाउ? वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, और अगर ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो टाइम घटेगा। कोई डाउट है किसी को? अब सेम क्वेश्चन है, टाइम जोन ए क्लियर हुआ, टाइम जोन बी क्लियर नहीं हुआ। अब बताओ, क्लियर हुआ? अब जिनको डाउट था उनको मैंने आराम से समझा दिया। ये फिनोमिना है। अब वो दिन कब बदलते हैं? जब पीएम एएम जाएगा। अब मुझे पोल के ऊपर इसका जवाब दे दो बेटा। क्या टाइम जोन अब समझ में आ गया आप लोगों को? नाइन्टी 96.05%, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। कुछ 2% ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया बस। तो बेटा अगर आप रिवाइज करोगे जो मैंने बताया तो आप लोग को पूरा ही क्लियर हो जाएगा, जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, कोई ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 15 का पहाड़ा याद होना चाहिए और कुछ भी उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन, हाँ अगर आप चाहो तो पर्टिकुलरली डाउट पूछ सकते हो, आप डाउट पूछ लो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। लीडर बोर्ड छोड़ो बेटा, वो सब ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? जितने भी मैंने यहां बताए थे वो क्वेश्चन तो आप लोगों से सब टिक कराए हैं। थोड़ा देर लगी पर टाइम जोन ऑलमोस्ट क्वेश्चन का हमने निकाल लिया है। लिंक पेज काट दें तो फिर पीडीएफ में दिक्कत आएगी आप लोग। सारे क्वेश्चन किए हुए। इसके अलावा आगे के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चंस में टाइम जोन है भी नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन से जिनको मैं रात वाली क्लास में कराऊंगा, आज मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा। कल क्लास आप लोगों की मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैंसिल करवा दूं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग आ जाना। थोड़ा स्माइल करो ना, अरे यार नर्वस हो गया मैं, मेरे से नहीं होगा अभी। रात वाली क्लास में जो चीजें बिगड़ी उनको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया? कल रात में, अभी आज रात में भी होगा ना 7 बजे, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन वाला पार्ट वहां करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ध्यान रखना। जय हिंद एंड जय भारत।